हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले आप ये मैप देखिए ध्यान से, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी माँ सतवंती क्लास की 8th क्लास, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पहले आप ध्यान से इसको देखिए, फिर हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए जोन सी साइट्स इसमें शो की गई है, इनको आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कि कौन सी साइट की खोज किसने की थी। जैसे दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में हड़प्पा की खोज की थी। ऐसे ये सारे देख लो। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। जो ये हमने मैप दिखाया है ये हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड था, और माँ सतवंती क्लास में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यू। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो हमारी लूसेंट जीके सीरीज़ चली हुई थी उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, और स्टार्टिंग में हमने इतिहास का जो डिवाइड किया गया था उसको भारतीय इतिहास विश्व इतिहास में डिवाइड करके पढ़ा था। पढ़ने के लिए इसको डिवाइड करना इजीली हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने अपने जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, पुराण हैं, सारी चीज़ें, वेदांग हैं, ये चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर में। फिर हमने उन सब को बार बार रिवाइज करते हुए अपने 2-3 पार्ट्स में फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया था। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ऐसे करके जो हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जैसे सारे राइटर्स के बारे में पढ़ने के बाद, विदेशी यात्रियों के विवरणों को पढ़ने के बाद, हमने हमारे स्रोत थे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण, यात्रियों के विवरणों के अलावा हमने पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को भी डिस्कस किया था कि जो अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, सिक्के हैं, वो कैसे कैसे हमारे इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। और अन्य जो स्रोत थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उनमें सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम फिर सेकंड चैप्टर पे पहुंचे थे, जिसमें हमने इतिहास को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था कि जो घटनाएं हैं वो कैसे कैसे हमें मदद करती हैं, और जो लिखित स्रोत हैं उनके आधार पर हम कैसे अपने इतिहास को समझ सकते हैं। लेखन के आधार पर हमने फिर इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें लेखन कला नहीं थी, आद्य ऐतिहासिक में लेखन कला थी परंतु वो पढ़ी नहीं गई थी और ऐतिहासिक काल में जो हमारा लेखन कला थी वो भी डेवलप हो चुकी थी और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। तो उसके आधार पर हमने जब अपनी इतिहास को जानने की कोशिश की तो उसमें हमने वैदिक सभ्यता को पाया था, और उसके बारे में हमें लिखित स्रोत भी मिलते हैं जो वेदों के रूप में या वेदांग के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ जो हमने पढ़ा। और जो हमारा मिडल पार्ट था आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें जब लेखन कला नहीं थी तो हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, उसके एविडेंस कहाँ से मिले उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सारा अपना रिवाइज बार बार करते हुए हमने अपने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसमें कृषि, औजार और फसलों के बारे में हमने डायग्राम्स के थ्रू आपसे डिस्कस भी किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था और किस इतिहासकार ने कौन सी साइट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट की खोज की थी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसकी लिपि के बारे में पढ़ा था। ये सब जानने के बाद हमने उस सभ्यता को जाना कि एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, कौन सी साइट की, कौन सी जगह की क्या क्या विशेषताएं थी, ये नगरीय जो सभ्यता थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ग्रिड पद्धति पर ये निर्मित नगर थे, और सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी, और किस जगह से किस किस चीज़ के साक्ष्य हमें मिले थे, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। और फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड ही मैंने आपसे ये जो फर्स्ट
जो मैप शो किया था वो दिखाया है, उसको आप प्लीज़ अगर देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी देखा तो दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखें और उसको अच्छे से समझें और वीडियो को 2-3 बार देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो। और अगर जो भी चीज़ें समझ ना आए तो उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे अपना जो आज पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से रिलेटेड हमने 1-2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करते हैं धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं क्या थी वहाँ की, कि जो मातृ देवी है, उर्वरता की देवी है, उसकी प्रतिमा मिली थी हमें हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा नामक स्थान से मिली है और वहाँ पर कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाँ, पूजा पाठ के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जैसे अग्निकुंड है, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपतिनाथ की शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर के एविडेंस वहाँ से हमें नहीं मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मातृ देवी है जो, वो उर्वरता की देवी के रूप में पूजी गई है, उनकी पूजा हुई है और उसकी पूजा के साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। और उसके बाद मोहनजोदड़ो है, वहाँ से हमें एक दाढ़ी वाले साधु के साक्ष्य अवश्य मिलते हैं, जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स में अक्सर देखा होगा। उसकी पिक्चर अक्सर हमें कई बुक्स में मिल ही जाती है और लूसेंट हिस्ट्री में भी ये बुक में मिलती है ये पिक्चर, उसको भी आप ध्यान से देखना। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो से हमें मोहर मिली हैं और वो पशुपतिनाथ की मोहर हैं योग मुद्रा में, और उनके पास में जो हाथी, गैंडा, चीता और भैंस हमें देखने को मिलते हैं और उससे हमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पशुपतिनाथ हैं और ये पशुओं के जो भगवान हैं उसके रूप में इनको पूजा गया है। और शिव के पास भी हम अक्सर ऐसे ही पशुओं को देखते हैं और उन्हें भी हम पशुपति के नाथ में जानते हैं। और इसमें जो सभ्यता में प्रकृति पूजा के साक्ष्य अवश्य मिले हैं, वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं और कुबड़ वाला सांड भी मिला है, जो हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें नंदी का प्रतीक माना जाता है। नंदी के रूप में हम उसको पूजते हैं और भगवान शिव के जो एक तरह से उनके जो कहते हैं उनकी सवारी के रूप में हम नंदी को जानते हैं और उनकी सवारी के रूप में ही हम नंदी को पूजते भी हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है वहाँ से, साक्ष्य के रूप में मोहर में मिला है। और सूर्य पूजा से भी इसके हम आयास लगा सकते हैं कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सूर्य पूजा से रिलेटेड होता है। और धर्म हम किसी भी सभ्यता या किसी भी समाज में धर्म को हम किस चीज़ से रिलेट करके देखते हैं कि जो उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, उसकी पद्धति क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे हम अपने जो हमारे पूजनीय देवता हैं उनको कैसे पूजते हैं, ये सब चीज़ें धर्म से रिलेटेड होती हैं। उसी से हम अपनी धर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। या किसी भी सोसाइटी के बारे में अगर हम कुछ भी रिसर्च करते हैं तो सोचते हैं, देखते हैं कि वो कैसे पूजा करते थे, कैसे अपनी पूजा पद्धति को अपनाते थे और अपने पूजनीय देवताओं को वो अपने पूजा के माध्यम से प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। एक अंत्योष्टि फ्यूनरल सेरेमनी होती है, जो अंत्योष्टि कार्यक्रम वो किस तरह से करते हैं, इस चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है धर्म में, कि क्या वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं या अपने जो रिलेटिव्स हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं या जो प्राण त्याग देते हैं, तो उनकी जो अंत्योष्टि कार्यक्रम है वो किस तरह से की जाती है, फ्यूनरल सेरेमनी कैसे की जाती है, उससे भी हम धर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मानो उनको उन शवों को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो हम उनसे रिलेटेड मानते हैं कि वो मुस्लिम रहे होंगे या दूसरी धर्म को मानने वाले रहे होंगे। अगर वो जलाते हैं उस शव को तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ज़रूर हिंदू धर्म से रिलेटेड रहे होंगे। तो इस तरह से हम धर्म या धार्मिक विशेषताओं का अंदाज़ा लगाते हैं। श्वदान प्रक्रिया, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये हमें साक्ष्य मिले हैं। और युग्म समाधि के साक्ष्य हमें लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात के साधन कैसे रहे होंगे वहाँ पर, इस चीज़ का हमें जो एविडेंस मिले हैं वो स्थल मार्ग लैंड ट्रांसपोर्ट के और जल मार्ग वाटर ट्रांसपोर्ट के भी साक्ष्य मिले हैं। जो जहाज़ों को लोथल और सुतकोटदा में यूज़ किया जाता था वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और वहाँ पर इन दोनों जगह पर बंदरगाह मिली है। ये पोर्ट साइट मानी जाती है कि यहाँ पे बंदरगाह रही थी और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा होता था। जो स्थल मार्ग हैं, स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का यूज़ होता था, प्रयोग करते थे। और जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्री सोसाइटी थी, कि जो स्त्री थी वो निर्णय लेने में सक्षम थी, स्त्रियों के द्वारा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। और जो प्रथा प्रथा और वैश्यावृत्ति है उन सब के भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, कर्टेन एंड प्रोस्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है, कांस्य की मूर्ति जो नृत्य करती हुई मुद्रा में है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली है वो वहाँ की कैसी रही, कैसा उनका जीवन शैली थी, क्या कैसे अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या करते थे, खुश रहने के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, कैसे किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो लोथल और चनहुदड़ो है वहाँ पर हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, बीडीड फैक्ट्री, और जो सूती और ऊनी वस्त्र हैं उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। पासा शिकार जैसे कार्य वो मनोरंजन के कार्य करते थे, मनोरंजन के लिए करते थे, और डिज़ाइन वाले काले रंग के बर्तन यूज़ किए जाते थे। कहा जाता है कि जो ये डिज़ाइन वाले काले रंग के बर्तन हैं इनमें बहुत ही ठंडा पानी रहता था, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड किया जाता था। और मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते हैं, जो कि आजकल हम अपनी डेयरी मिल्क के रूप में यूज़ करने लग गए हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। इसी तरह तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और इसलिए हम उस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एक पीसफुल सोसाइटी रही होगी और काफ़ी शांतिपूर्ण समाज रहा होगा। तलवार के साक्ष्य नहीं हैं तो अगर वैसे तो उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं होगा, और अगर होता भी होगा तो वो उसको बहुत ही शांतिपूर्वक और मिलजुल कर बैठ कर ही सॉल्व कर लेते होंगे, सुलझा लेते होंगे अपने झगड़ों को। नेक्स्ट है व्यापार, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो व्यापार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है। जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगरों में क्या क्या होता है कि जो आसपास के गांव होते हैं, जो दूसरे नगर होते हैं, आसपास के नगर, एक नगर से दूसरे नगर में व्यापार करना इजी हो जाता है, और गांव से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन गांव से भी नगरों की तरफ पलायन होता है व्यापार के लिए या जॉब के लिए। तो इस तरह से जो वहाँ की जो ये नगरीय सभ्यता है वहाँ पर ट्रेड काफ़ी अच्छा था, और इंटरस्टेट व्यापार भी होता था और इंटरनेशनल व्यापार भी होता था, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। जो अंतर्राज्यीय व्यापार है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब व्यापार होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और ये नगर में होता है, जैसा कि मैंने एक हल्का सा ड्रॉ करके दिखाया है कि जो नगर होता है उसके आसपास से जो स्टेट्स हैं या अन्य कंट्री से वो अटैच होता है तो वहाँ से उसको व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जैसे लोथल और सुतकोटदा मैंने बताया है, ऐसे ही बंदरगाह नगर होते थे जो उनमें ज़्यादा ट्रेड होता था, और मोहर का प्रयोग किया जाता था ट्रेड के लिए। हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु के भी साक्ष्य मिले हैं, और मापन की इकाई जो होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। जब हम थोड़ा छोटे थे तो मम्मी पापा भी हमें बताते थे कि पहले 16 के अनुपात में जो मापन इकाई होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। घी, तेल, जो भी कुछ हम मापते थे तो वो किलो 2 किलो ऐसे नहीं मिलता था, वो 16 के अनुपात में मिलता था कि 16 का कोई उनकी अपनी एक इकाई होती थी, उसी के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को मापते थे।
विदेशी व्यापार जो होता है, विदेशी व्यापार तांबा, चांदी, सोना, टिन, लाजवत, सीसा, इन चीज़ों का जो व्यापार था, इन धातुओं का, तो वो विदेशों से भी इनका व्यापार होता था। जैसे अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, ईरान से, ऐसे ये चीज़ें मंगाई जाती थी। जो शासन है, शासन किसके अकॉर्डिंग चलता था, जो राजा कौन होता था या फिर गवर्नेंस किसके अकॉर्डिंग चलता था, तो संभवतः है जो वणिक वर्ग था, जैसे कोई नगर में ये ट्रेड करने वालों में जो सुपीरियर होता था, व्यापारी होते थे, वही संभवतः इस काम को करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे व्यापार चलता था या गवर्नेंस चलती थी, उसी के अकॉर्डिंग जो PHC, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन होती थी। तो उसकी स्पष्ट जानकारी का अभाव तो नहीं है, लेकिन नगरीय जो सभ्यता थी उसमें व्यापार होता था, तो व्यापार जो करते थे उनको व्यापारी कहा जाता था, और व्यापारी ही वणिक वर्ण में माने जाते हैं, वणिक वर्ग में आते हैं व्यापारी, संभवतः वही शासन करते होंगे। और जो संभव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण माना गया था, वो बाढ़ माना गया था अभी तक, लेकिन अभी न्यू रिसर्च हो चुकी है, और न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन था वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और वन जहाँ पर होते थे बहुत ज़्यादा, उनको काटने के कारण मिट्टी का अपरदन होने लगा, और उसकी लवणता, सैलिनिटी, इरोजन के कारण, दोनों चीज़ों के कारण जो मिट्टी है वो लगातार कटती गई, और कृषि नहीं हो पाई वहाँ पर, और जैसे पेड़ पौधे थे वो भी कट गए, उत्पादकता में कमी आ गई, अच्छी मिट्टी में अच्छी उत्पादकता नहीं रही, और जिसके कारण कृषि में भी डाउन आता चला गया। और नगर नहीं जा पाएंगे, मतलब जो कृषि में जब हानि हो जाएगी, और जो गांव के लोग हैं वो सब नगरों में नहीं जा पाएंगे, अपनी जो अधिशेष बचता है, जो अधिशेष उनका सरप्लस होता है जो कृषि में, उनसे खाने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको बेचने के लिए जब वो शहर जाते हैं तो वो शहर नहीं जा पाएंगे, और व्यापार कम हो जाएगा, और इस तरह से शहर ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे सभ्यताएं ख़त्म हो जाएंगी, और मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से इस जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा ही एक जो साइकिल होती है वो बिगड़ जाती है, और उसी के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। ये अभी न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग माना गया है। जो पिगमेंट थे, वो पिगमेंट का मानना है इतिहासकार का कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो इस सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी है, और गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्वतंत्रता के बाद से। और आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है वो उसको टेराकोटा कहा जाता है, और सबसे बड़ी साइट जो है, लार्जेस्ट साइट, राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो को माना गया है। इस तरह से हमने ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन की धार्मिक विशेषताएं, यातायात की, और जो ये व्यापार हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया, और शासन के बारे में भी डिस्कस किया, और जो इसकी विनाश का कारण था उसके बारे में भी डिस्कस किया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एक, वैसे तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन हमने कुछ एक डायग्राम सा बनाया है कि कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, किस स्थान से, कौन सी साइड से, और कौन से एविडेंस मिले हैं। एक जगह हमने उस चीज़ को इकट्ठा कर दिया है डायग्राम बनाकर, ताकि आपको ईजी हो। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ये हमने खुद से एक अलग से प्रिपेयर किया कि कौन से स्थान से, कौन सी साइड से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। इसके साक्ष्यों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, वैदिक सभ्यता का 4th चैप्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्यों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब ये जो हमारा डायग्राम है ये देखते हैं हम, इसके जो स्थान हैं और साक्ष्य हैं। ये स्थान और साक्ष्य के सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हड़प्पा और कालीबंगा, सुतकोटदा, लोथल, धोलावीरा, इन सब के बारे में बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते कि किस साइड से क्या क्या मिला है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। उसके बाद यहाँ से स्नानागार मिला है और पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से, कांसे की, जो नृत्य करती हुई अभी हमने डिस्कस किया था। और शव को जलाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। और दाढ़ी वाले पुजारी के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया कि उसके पिक्चर मोस्टली एनसीईआरटी की बुक्स में और लूशन की बुक्स में भी ऑलमोस्ट मिल ही जाती है, तो उसको आप ज़रूर देखना। और नेक्स्ट है हड़प्पा। यहाँ से हमें एक श्रृंगी पशु की मोहर मिलती है, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। और कालीबंगा राजस्थान, ये अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चूड़ी का कारखाना यहाँ से मिलता है। युग्म समाधि, पियर्ड टॉम्ब यहाँ से मिले हैं। और जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि पौल, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, मतलब उसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। और इसके बाद है अलंकृत ईंटों और नेट ब्रिक्स के एविडेंस यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। उसके बाद है सुरकोटदा गुजरात, जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। और लोथल गुजरात से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी का जो मैनचेस्टर इसको बोला जाता है। और पैडी, धान और घोड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, फायर पिट। और युग्म समाधि, पेयर्ड टॉम्ब के साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिले हैं। और मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं, जो बीड फैक्ट्रीज होती हैं। और उसके बाद धोलावीरा गुजरात से हमें बांध और जलाशय स्टेडियम के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके बाद है चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक 1500 से 1000 बीसी तक, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। और ऋग्वैदिक काल इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, सिंधु नदी से रिलेटेड है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल, जो कि गंगा नदी बेसिन से रिलेटेड है, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम इसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा है वैदिक सभ्यता का। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और भाषा, जो लैंग्वेज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वेदों में हमारी भाषा है, वेद संस्कृत में लिखे हैं, तो इस सभ्यता की भाषा भी हमारी संस्कृत रही होगी। इससे हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि वेदों से ही हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। उसके बाद है जाति का विकास, कि इस सभ्यता में मतलब किस जाति ने या किसने इस सभ्यता का विकास किया, तो उसके बारे में कहा जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर कहता है कि इस सभ्यता का विकास सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने, जो आर्य कहे जाते हैं, उनके द्वारा किया गया। मध्य एशिया के आर्यों के द्वारा इसका जो है विकास किया गया। और सर्वप्रथम जो पंजाब और अफ़गानिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए आर्यों के। और उसके बाद है सभ्यता, तो ये सभ्यता कैसी रही होगी, क्या ये सभ्यता नगरीय थी या फिर ग्रामीण थी। तो इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और रूरल सिविलाइजेशन थी ये, जिसके साक्ष्य हमें उसको रूरल सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका इंडिकेशन करते हैं, उसका इशारा करते हैं कि जो उसका रहन सहन था, उसके कार्य थे, उसकी सोसाइटी थी, उससे हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था। उसको भी हम, जैसे ही हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इसका पॉलिटिकल फीचर, सोशल फीचर, रिलीजियस फीचर और इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। इसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी, कि जो ऋग्वैदिक व्यवस्था थी उसमें
सबसे पहले कुल होता था और उसके नीचे ग्राम होता था, उसके नीचे विश माना जाता है और उसके नीचे जन को माना जाता है और सबसे ऊपर राष्ट्र को हम रखते हैं। तो इनके जो मुखिया थी वो कुल के मुखिया कुलपति कहलाते थे, ग्राम के मुखिया ग्रामीण कहलाते थे ग्रामीण, और विश के मुखिया जो विशपति कहलाते थे, और जन के मुखिया राजन कहलाते थे, और राष्ट्र के मुखिया राजा कहलाते थे। तो जो इनकी हायरार्की थी उसमें कुल था जो सबसे नीचे आता था कुलपति, और जो राष्ट्र था वो सबसे ऊपर आता था। और इसमें जो इसको चलाने के लिए कुछ प्रमुख अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। उसमें धार्मिक अधिकारी होते थे पुरोहित, पुरोहित में एक वशिष्ठ होता था और एक विश्वामित्र होता था, एक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव होता था और एक उदारवादी मॉडरेट होता था। और जो विश्वामित्र हैं इसमें इन्होंने ही ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि सूर्य की उपासना में यूज़ होता था। और जो आर्य नहीं थे उनको आर्य बनाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता था, गायत्री मंत्र का। उसके बाद गुप्तचर हैं जो स्पर्श कहलाता था, और दुर्गपति था वो पुरब कहलाता था। इस तरह से बहुत सारे अधिकारी होते थे इस व्यवस्था को चलाने के लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सारे अधिकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो ये हमने अधिकारी अभी पढ़े हैं इनको भी एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। जो ये मुखिया हमने पढ़े रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ा है या फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी है, जितना भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर की शुरुआत से ही हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, ताकि आप ये जो थोड़ा सा पढ़ा है न्यू चैप्टर शुरू हुआ हमारा, तो उससे हमारा लिंक बना रहे। आप इस चीज़ को भूलें ना, और आप पीछे की वीडियोस भी अपनी रिवाइज़ करते रहें। ये हमारी 9th वीडियो है। पहले हमारी 8 क्लास हमने इसके बारे में अपलोड कर दी हैं, और आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चली हुई है उसको कंटिन्यू रखें, और अपनी जो जो वीडियोज़ ना देखी हो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लें, और हमारे चैनल पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं उसको एक बार प्लीज़ वॉच कर लें, ताकि आपका लिंक बना रहे और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। और जो भी आप समझ ना पाए हो, किसी चीज़ में कोई कमी रह जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और हमारी वीडियोज़ को खूब सारा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।